क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे। किल्कन इफेक्ट सो इफेक्ट इज रिलेटेड टू, किल्कन इफेक्ट किससे रिलेटेड है? सीपेज ऑफ गैस ओवर द कोर सैंपल, ठीक है। या विस्कोसिटी ड्यूरिंग वाटर फ्लडिंग, इससे रिलेटेड क्या? नहीं है, ठीक है। हाइथरसेसिस इफेक्ट इन रिलेटिव परमिटिविटी ड्यूरिंग ड्रेनेज एंड इम्बिशन, ये हम पढ़ने वाले, लेकिन हमने अभी तक किल्कन इफेक्ट पढ़ा है तो ऐसी कोई बात हमारे साथ नहीं हुई थी। ऑयल विस्कोसिटी डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, क्या किल्कन इफेक्ट ये है? नहीं है, विस्कोसिटी और टेम्परेचर का कोई डिपेंड्स नहीं है। सीपेज ऑफ गैस फेज ऑन सेन ग्रेन्स, ये ऑप्शन हो गया। तो आंसर क्या हो गया? डी। इन 2019 ये सवाल पूछा गया था। तो एक पोरस मीडियम दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, मेड अप ऑफ एन इंडिपेंडेंट कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ आर रेडियस एल लेंथ। पोरोसिटी दे दिया ब्लॉक का 0.1, पोरोसिटी कितना दे दिया ब्लॉक का? 0.1, ठीक है। फिर क्या बोला कि परमिबिलिटी, द परमिबिलिटी ऑफ द लैमिनार इनकम्प्रेसिबल स्टेडी स्टेट फ्लो इज दिस, तो के कितना बोल दिया? 0.02 मिली डार्सी बोल दिया। अब क्या बोला? इफ द फ्लो इज थ्रू द कैपिलरीज ऑफ रेडियस आर, तो मुझे आर निकालना है, ठीक है। टाउ के बारे में इसने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो टाउ के बारे में जब इसने कुछ नहीं बोला तो मैं मान लेता हूं टाउ क्या है? 1 है। मतलब कैपिलरी जो ट्यूब्स हैं वो पैरेलल लाइंस की तरह जा रही हैं, तो एल कैपिलरी इज इक्वल टू एल कोर है, और टाउ की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। तो मैं यहाँ पे कोरिलेशन क्या लिख दूं? के इज इक्वल टू 5r² 8 टाउ था, अब टाउ इज इक्वल टू 1 मान लो, तो के कितना हो गया? 5r² 8, ठीक है। अब के की देखो, के इसने किसमें दिया? मिली डार्सी में, और इसमें इसको किसमें पूछा है? सेंटीमीटर में, ठीक है। तो मिली डार्सी को पहले कन्वर्ट कर लें सेंटीमीटर में। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 1 मिली डार्सी 10⁻⁻15 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे के कितना हो गया? 0.02 मिली डार्सी इंटू 10⁻⁻15, ठीक है। ये क्या हो गया है? मीटर स्क्वायर में आ गया। पोरोसिटी तो डायमेंशनलेस है, इंटू r² बाय 8, तो r कितना आ गया? 0.02 इंटू 8 डिवाइडेड इंटू 8 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 10⁻⁻15, तो r आ गया मेरे पास अंडर रूट आंसर 4 इंटू 10⁻⁻8, यूनिट क्या हो गई? मीटर। अब देखो यहाँ पूछा किस में है? सेंटीमीटर में, ठीक है। तो जिसमें पूछेगा उसी में आंसर देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इज इक्वल टू, इसको क्या करूँ मैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो गया? 4 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। तो देखो 10⁻⁻6 तो यहाँ पहले से लिख दिया, तो यहाँ क्या हो गया? 4 हो गया। आंसर 3 और 5 के बीच में। ये सवाल रिलेटिवली क्या था? इजी है, ठीक है। बस इसमें क्या है? सवाल को देख के समझने की ज़रूरत है। अगर हम सवाल समझ जाते हैं तो सवाल हम बहुत ही आसानी से क्या करेंगे? कर लेंगे, ठीक है। एक सवाल मेरे पास दिया हुआ है कि मॉडल पोरस मीडिया ऑफ 5 सिलिंड्रिकल कैपिलरी ट्यूब्स है। मतलब क्या है कि मेरे पास एक, मान लो एक कोई पोरस मीडियम है जिसमें 5 तरह की ट्यूब्स हैं, और सबका क्या है? डायामीटर अलग अलग है, ठीक है। डायामीटर बड़ा हो रहा है, ठीक है। तब इसमें क्या बोला है? ऑफ वेरिंग साइज 60 से 100, ठीक है। और मरकरी इंजेक्शन हम इसमें कर रहे हैं। द कैपिलरी आर बीइंग फिल्ड विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंट्री प्रेशर, मतलब जैसे जैसे मैं इसको फिल कर रहा हूं, ठीक है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? कैपिलरी का प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। अब द मैग्नीट्यूड बिटवीन एयर मरकरी इज गिवन दिस मच, ठीक है। और इंटरफिशियल टेंशन थीटा एंगल दे दिया, और द मिनिमम अप्लाइड मरकरी प्रेशर टू अचीव 50। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कि कितना मिनिमम प्रेशर मरकरी का लगेगा टू इंजेक्ट 50% मरकरी इनटू दैट पर्टिकुलर कोर सैंपल। मतलब अगर ये मेरे पास कोर सैंपल है,
अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मरकरी इंजेक्ट कर रहा हूँ। तो मरकरी इंजेक्ट करूँगा तो क्या होगा, धीरे धीरे मरकरी का प्रेशर बढ़ेगा। तो मुझे पूछ रहा है कि जैसे जैसे मैं मरकरी इंजेक्ट करता जाऊँगा तो इंजेक्शन प्रेशर मरकरी का क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, मतलब उसको डिफिकल्टी होगी और इंजेक्ट करने में। तो दूसरी चीज़ क्या होगी, कम धीरे धीरे निकलेगी एयर, क्या होगी, धीरे धीरे या और प्रेशर लगाने पे निकलेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कितना मिनिमम प्रेशर चाहिए इस मरकरी को 50% सैचुरेशन हो जाने के लिए। ठीक है, अब समझो अगर मैं बात करूँ एयर और वाटर मरकरी में, तो मैं बोलता हूँ मरकरी क्या है, मेरी नॉन वेटिंग फ्लूइड है। ठीक है, मरकरी क्या है मेरी इसमें कंसेप्ट की बात करते हैं पहले। मरकरी क्या है, मेरे पास नॉन वेटिंग फ्लूइड है। अब हमने वेटेबिलिटी कंसेप्ट में पढ़ा था कि जो मेरे स्मॉलर पोर्स हैं उसमें वेटिंग फ्लूइड रहना चाहता है और जो लार्जर पोर्स हैं उसमें नॉन वेटिंग फ्लूइड रहना चाहता है। ठीक है, तब जब मरकरी एक नॉन वेटिंग फ्लूइड है और उसको मैं जब इंजेक्ट करूंगा तो वो सबसे पहले क्या होगा, वो लार्जर पोर्स में जाएगा। ठीक है, और स्मॉलर पोर्स में सबसे पहले वो क्या करेगा, नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो और दूसरी चीज, अगर तुम्हें एक वेटिंग फ्लूइड निकालना है, जैसे कि एयर इसके सवाल में क्या है, एक वेटिंग फ्लूइड है। अगर तुम्हें वेटिंग फ्लूइड निकालना है तो वेटिंग फ्लूइड सबसे पहले जो लार्जर पोर्स हैं उनमें से निकलेगा। ठीक है, स्मॉलर पोर से वेटिंग फ्लूइड सबसे आखिरी में निकलेगा और उसको निकालने के लिए बहुत ही हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ रही थी। तब देखो मेरे पास अलग अलग साइज की कैपिलरी ट्यूब्स थी। तब अगर इस रेडियस के हिसाब से देखूं तो जब जो सबसे बड़ी रेडियस है उसमें मरकरी सबसे पहले जाएगी। ठीक है, और जो सबसे छोटी रेडियस है उसमें से मरकरी नहीं जाएगी या सबसे आखिरी में जाएगी। बात समझ आ रही है। अब देखो, अब ये अगर एक मान लो रॉक है और उसमें अलग अलग साइज की कैपिलरी ट्यूब्स थी, तो ऑब्वियसली जो इसने दे रखा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो 60 साइज की कैपिलरी ट्यूब ऑक्यूपाई करके रखी हैं, मतलब वो इतनी है। ठीक है, जो 70 साइज की कैपिलरी ट्यूब्स ऑक्यूपाई करके रखी हैं वो 15,000 के आसपास है। तो उनका उन्होंने क्या किया, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया। ठीक है, बात समझ आ रही है। मतलब अगर मैं बात करूं रिलेटिव परसेंटेज में तो मैं बोलूंगा, इन्होंने फिर फ्रैक्शन कर दिया, रिलेटिव परसेंटेज निकाल लिया। ठीक है, तो कहा इन्होंने कि 60% जो साइज की जो कैपिलरी रेडियस हैं वो उस रॉक का 11% एरिया ऑक्यूपाई करके रखी है। ठीक है, वहीं पे जो 70 साइज की कैपिलरी रेडियस है वो 15%। ठीक है, और ऐसे करते करते जो 100 साइज की कैपिलरी ट्यूब्स हैं वो उस रॉक का 30% क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑक्यूपाई करके रख रही हैं। ठीक है, उन्होंने फिर इसको क्या किया, क्यूमुलेटिव कर दिया, 30, 55, 74, 89, 100। मतलब सम ऑफ ऑल द क्रॉस सेक्शनल एरियाज ऑक्यूपाइड बाय डिफरेंट कैपिलरी ट्यूब्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब सवाल पढ़ना। इन्होंने यहां पे क्या किया, यहाँ पे पूछा है, सिर्फ सवाल को समझने की ज़रूरत थी। सवाल समझ जाएंगे तो आंसर आने में टाइम नहीं लगेगा। देखो उन्होंने कहा कि कितना मिनिमम कैपिलरी प्रेशर चाहिए टू अचीव 50% सैचुरेशन। अब मुझे पता है कि PC इज इक्वल टू क्या होता है, 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय R होता है। ठीक है, 2 सिग्मा कॉस थीटा तो उन्होंने दे दिया, R का बस मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो देखो मिनिमम 50% एरिया भर देना है। तो देखो सबसे पहले जब मैं मरकरी इंजेक्ट करूंगा तो वो 100 वाले कैपिलरी ट्यूब्स में जाएगी। ठीक है, तो 100 वाली कैपिलरी ट्यूब्स जब पूरी भर जाती है तो 30% एरिया ही ऑक्यूपाई होता है, मतलब रिमेनिंग 70% एरिया क्या है, खाली है। ठीक है, तो अब मुझे और मरकरी अगर इंजेक्ट करनी है तो मुझे प्रेशर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैं, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, एक छोटी कैपिलरी ट्यूब में अब इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, जब मैं 90 वाले साइज में इंजेक्ट करता हूं तो अगर एक हाई प्रेशर पे तो देखता हूं 55% ऑफ द एरिया क्या हुआ, बढ़ गया। और मुझे कितना परसेंट एरिया भरना है, 50। मतलब जितना प्रेशर 90 वाले रेडियस को लगाने में कैपिलरी प्रेशर लग रहा है, अगर उतना प्रेशर मैंने लगा दिया तो 55% एरिया ऑफ दिस कोर सैंपल क्या हो जाएगा, भर जाएगा। समझ आ रही है, और मुझे वही तो चाहिए। तो यहां पर रेडियस में क्या कर दूंगा, 90 ले लूंगा। बात समझ आ रही है, रेडियस क्या कर देंगे, हम 90 ले लेंगे। ठीक है, तो देखो
अगर मैं पी सी इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय आर लिख दूं, तो अब मुझे मिनिमम कितना प्रेशर देना पड़ेगा? 90 का प्रेशर, 90 पे जो प्रेशर निकलेगा वो। अगर मैं सपोज 80 वाला प्रेशर देता हूं तो मेरा 74% बढ़ जाएगा, ठीक है, 74% एरिया बढ़ जाएगा। लेकिन रिक्वायरमेंट कितनी है? सिर्फ 50% की, ठीक है। और इन्होंने मिनिमम प्रेशर पूछा है, तो मतलब मैंने ज़्यादा प्रेशर लगा दिया। 74% क्यों भरना है जब 50% ही पूछा है? तो 55% वाला आंसर क्या देगा? मुझे दे देगा। तो दैट इज 2 इंटू सिग्मा कॉस थीटा। सिग्मा कॉस थीटा इज 367 अपॉन आर। अब देखो ये क्या है? डाइन पर सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब ये जो दिया हुआ है वो म्यू कितना दिया हुआ है? 90। रेडियस कितना है? 90 म्यू एम। तो इसको कह सकता हूं 90 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर है। तो 9 इंटू 10 की पावर -3 सेंटीमीटर है। तो लगा दो 9 इंटू 10 की पावर -3, ये क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो 2 डिवाइड बाय आंसर इंटू 367, तो ये कितना आ गया? 81555 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना में पूछ रहा है? 10 की पावर 3 के टर्म्स में, तो डिवाइड कर दो 1000 से, तो कितना आ गया? 81.55। आंसर आ गया रेंज में, ठीक है। सवाल सॉल्व हो गया। कंसेप्ट समझने की देरी थी, इतनी सी कैलकुलेशन थी। बात समझ आ रही है? देखो एक सवाल हमारे गेट में आया है, जो कंसेप्ट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं उसी कंसेप्ट्स पे क्या है, हमारे पास एक सवाल है, ठीक है। ये सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है कि मेरे पास 3 रिजर्वॉयर्स हैं, पी क्यू आर हैव आइडेंटिकल ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री क्या है? तीनों ग्रेन्स की बराबर है। एंड रॉक प्रॉपर्टीज, तीनों की ज्योमेट्री और रॉक प्रॉपर्टीज क्या है? बराबर है, ठीक है। मतलब प्रॉपर्टीज में कोई अंतर नहीं है। मान लो परमिबिलिटी तीनों ही रिजर्वायर्स की पी क्यू और आर की क्या है? सेम है, ठीक है। द प्लॉट ऑफ द हाइट ऑफ द ट्रांजिशन जोन अबव द फ्री वाटर लेवल अगेंस्ट वाटर सैचुरेशन इज गिवन इन द फिगर। ये प्लॉट दिया हुआ है, ठीक है। मतलब मैं क्या देख रहा हूं कि ये जोन है ट्रांजिशन जोन, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो मैं बोलता हूं कि ये P के लिए, Q के लिए, R के लिए, तो R का ट्रांजिशन जोन सबसे कम है, P का उससे ज़्यादा है, और Q का उससे ज़्यादा, और P का सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन जोन की हाइट है। अज्यूम सिग्मा कॉस थीटा फॉर ऑल द 3 फ्लूइड कॉम्बिनेशंस टू बी सेम। मतलब इंटरफेशियल टेंशन जो है तीनों फ्लूइड्स के बीच में वो क्या है? सेम है इन तीनों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच ऑफ रिजर्वायर फ्लूइड्स विथ reservoir, that is interfacial tension between the respective fluid phase and theta is the contact angle। मतलब पूछ रहा है which of the following combination is correct match of the reservoir fluids। मुझे रिजर्वायर फ्लूइड को डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। मतलब उसने क्या बोल दिया? उसने पहले बोला कि रॉक की प्रॉपर्टीज सेम है, मतलब पीसी इज इक्वल, मतलब के सबका सेम है, साइज सबके ग्रेन्स के क्या है? सेम है। मतलब फ्लूइड के बेसिस पे मुझे डिस्टिंग्विश करना है, तो मुझे बताना है पी क्यू आर में किस तरह का फ्लूइड है। तो पहले मुझे ऑप्शन क्या दे रहा है? लो डेंसिटी फ्लूइड, लो डेंसिटी फ्लूइड एंड वाटर है। फिर क्यू में क्या है? गैस और वाटर है। और हाई डेंसिटी फ्लूइड और वाटर है। अभी हमने ये लेक्चर तुरंत अभी किया, हमने क्या बोला कि देखो पी की हाइट और पी का सबसे ज़्यादा क्या है? ट्रांजिशन जोन की हाइट है। मैं लिख सकता हूं ट्रांजिशन जोन की जो हाइट है P में मैक्सिमम है, हाइट में, ट्रांजिशन जोन की हाइट में P मैक्सिमम है। तो डेल्टा रो डेंसिटी जो डिफरेंस होगा, मान लो फ्लूइड और वाटर के बीच में क्या होगा? क्या होगा? मिनिमम होगा। अगर मिनिमम होगा तो हाइट क्या होगी? मैक्सिमम होगी। बात समझ रही है? ट्रांजिशन जोन की हाइट क्या है? मैक्सिमम है, जब डेल्टा रो क्या है? मिनिमम होगा। तो P क्या है? P वो चीज, वो पॉइंट या P वो फ्लूइड होगा जिसमें डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द रिजर्वायर फ्लूइड और वाटर मिनिमम है, ठीक है। तो लो डेंसिटी ऑयल और वाटर, गैस और वाटर में तो डेंसिटी डिफरेंस क्या है? मैक्सिमम है। डेल्टा रो क्या है? मैक्सिमम है। और
हाई डेंसिटी ऑयल और वाटर में डेल्टा रो क्या है, मिनिमम है। डेल्टा रो क्या है, मिनिमम है। तो पी वाला फ्लूइड कौन सा हो जाएगा, हाई डेंसिटी ऑयल प्लस एंड वाटर। वहीं पे आर वाला क्या है, देखो आर में हाइट ऑफ ट्रांजिशन जोन क्या है, मिनिमम है, ठीक है। तो डेंसिटी डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब आर वाला क्या है, आर क्या है, गैस और वाटर होगा। तो क्यू वाला क्या होगा, लाइट ऑयल और वाटर होगा। तो अब देखते हैं, आर वाला लो डेंसिटी गैस और वाटर, हाई डेंसिटी वाटर नहीं। तो ये हो गया आर वाला, एक ही ऑप्शन ऐसा है दैट इज गैस एंड वाटर। आर क्या होगा, गैस और वाटर, ठीक है। पी क्या होगा, हेवी ऑयल एंड वाटर, और क्यू क्या होगा, लाइट ऑयल एंड वाटर। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, सी। बात समझ आई। तो क्या किया, बेस्ड ऑन डेंसिटी डिफरेंस क्या किया, इस सवाल को हमने क्या किया, आसानी से सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। Which of the following parameters is measured using routine core analysis? routine core analysis में कौन से पैरामीटर को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो पोरोसिटी इज द आंसर, बिकॉज रिलेटिव परमिटिविटी, कैपिलरी प्रेशर एंड वेटेबिलिटी आर मेजर्ड ड्यूरिंग स्पेशल टेस्ट और स्पेशल एनालिसिस। तो आंसर क्या हो गया, ए, दैट इज पोरोसिटी, जो गेट 2019 में आया था, ठीक है। तो ये सवाल को हमने देख लिया। एक और सवाल गेट में पूछा गया जो कि वापस से क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा रिजर्वायर का कंसेप्ट तो नहीं है, क्या है इसमें जनरल एप्टीट्यूड के कंसेप्ट्स हैं, लेकिन हालांकि क्या है सवाल एक अच्छा बनाया गया है रिजर्वायर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास एक ऑयल है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको हम यहीं पर बनाएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हुए, ठीक है। एक मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक ऑयल है जिसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कांस्टेंट रेट 10 मीटर क्यूब पर डे से। तो मान लेते हैं इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ ये ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन कर लो, ये मान लो ये ऑयल का रेट है, ठीक है, और ये मान लो नीचे गैस का रेट है, या GOR है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, ये मान लो यहाँ पे GOR है, ठीक है, और ये टाइम है और ये भी टाइम का स्केल है, ठीक है, दोनों टाइम के स्केल है, एक ही जगह प्लॉट बना रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट रेट से 10 मीटर क्यूब पर डे से प्रोड्यूस कर रहे हैं 500 दिन के लिए। तो मैं बोलता हूं अगर मान लेते हैं कि मैंने इसको प्रोड्यूस किया 10 मीटर, ये मान लो 10 है, ठीक है, 10 मीटर पर डे से प्रोड्यूस किया कांस्टेंट रेट से, कब तक, जब तक टाइम ये क्या हो गया, ये 500 दिन हो गया, ठीक है, ये टाइम इन डेज है, ठीक है। 500 दिन तक हमने क्या किया, 10 मीटर क्यूब से प्रोड्यूस किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोड्यूसिंग GOR जो है, मतलब GOR जो है वो कितना है, 10 है, कांस्टेंट है 100 दिन के लिए। मतलब क्या हो गया, अब GOR अगर मैं प्लॉट करता हूं तो मैं बोलता हूं 100 दिन के लिए, ये मान लो 100 दिन है, ये वैल्यू कितनी है, 10 है, और ये कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब यहां तक रिजर्वायर क्या है, अंडर सैचुरेटेड रिजर्वायर हुआ है, यहां कहीं ना कहीं 100 दिन के बाद क्या हो गया, बबल पॉइंट प्रेशर आ गया। अब क्या बोल रहा है, देन प्रोड्यूसिंग GOR इंक्रीजेस लीनियरली। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मान लो सेंटेंस है, या लीनियरली जो कह रहा है ये एक बहुत ही अच्छी बात कह रहा है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या बोल रहा है कि लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है। अब स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, कितने दिन तक, 500 दिन तक, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी पहुंच जाती है, 50। मतलब अगर मैं बोलूं ये 500 दिन है अब, तो अब वैल्यू क्या हो रही है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, लीनियरली बढ़ रही है, ठीक है, और ये वैल्यू पहुंच जा रही है मान लो 50 तक, ठीक है, ये हो गया 50। बस में आ रही है। तो ग्राफ कुछ कैसा हो गया, ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, मतलब ये तो कांस्टेंट है यहां तक, फिर लीनियरली वेरी कर गया 50 तक, बढ़ गया कहां तक, 50 तक, 500 दिन तक। बात समझ आ रही है। अब मुझे पूछा है कि क्यूमुलेटिव GOR आफ्टर 500, मतलब अब क्या करना है, मुझे एवरेज GOR बताना है।
मतलब क्या कह रहा है सवाल में, कि सवाल में बोल रहा है कि 100 दिन तक तो 10 मीटर क्यूब पर रेट से गैस निकली, और उसके बाद 100 से 500 तक क्या हो रहा है, कितना निकल रहा है, 500 तक, 50 तक ये पहुंचा। तो अब मुझे पूछ रहा है इस पूरे चीज का एक एवरेज जीओआर बताओ। मतलब क्या बोल रहा है कि इस पूरे चीज का मान लो एक एवरेज कुछ वैल्यू ऐसे करके कुछ जाके ये वैल्यू बताओ, एक एवरेज जीओआर बताओ। ठीक है, तो देखो एवरेज जीओआर निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर इस सवाल को देखें तो मुझे अगर एवरेज जीओआर निकालना है तो सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे एरिया अंडर द कर्व निकाल लेना है। मतलब ये जो कर्व बन रही है इसके अंदर का एरिया अगर मैं पता कर लूं तो ये एवरेज जीओआर ही बता देगा मुझे। बस में आ रही है। तो इसका एरिया अगर निकालने जाएंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो एरिया निकालने जाएंगे तो मैं बोलूँगा यहाँ से लेके अगर मैं इसको पूरा यहाँ तक कनेक्ट कर दूँ तो मान लो ये एक रेक्टेंगल काइंड ऑफ अ थिंग बन गया। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 500 है और जिसकी विड्थ कितनी है 10 है। तो एक ये हो गया मान लो एरिया 1। ठीक है, तो एरिया 1 कितना हो जाएगा मेरे पास, मैं बोलूँगा 10 इंटू 500, तो ये कितना हो गया मेरे पास 5000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर क्या है, मुझे एरिया 2 निकालना है, और एरिया 2 अगर मैं देखूं तो मेरे पास कहाँ है, मैं बोलता हूं ये मेरा एरिया 2 है, और ये कितना है, ये वाला पोर्शन कितना है, तो मैं बोलता हूं एरिया 2 जो है वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसकी हाइट कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये 50 है ये 10 है तो हाइट कितनी हो गई 40, तो ये क्या हो गया हाफ इंटू 40। अब बेस कितना है, तो मैं बोलता हूँ ये 100 है और ये 500 है, तो ये कितना हो गया, ये 400 हो गया, तो ये मैंने कर दिया 400। तो अगर इसको काटा तो ये 20, तो ये कितना हो गया, एरिया 2 कितना हो गया मेरे पास आ गया 8000। बस में आ रही है, 8000 आ गया। तो टोटल एरिया कितना हो गया 80, कितना हो गया टोटल 5000 प्लस 8000, तो ये कितना हो गया 13000 आ गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, ये 13000 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जीओआर बताना है एवरेज। ठीक है, या एवरेज जीओआर बताना है, क्यूमुलेटिव जीओआर बताना है। तो क्यूमुलेटिव जीओआर क्या हो जाएगा, जीओआर कितना हो जाएगा, टोटल एरिया अंडर द कर्व बाय टाइम, तो ये क्या हो गया 13000 डिवाइडेड बाय 500, तो ये कितना हो जाता है 13000 डिवाइडेड बाय 500, ये 2 कट गया, 130 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 26 आ गया। कितना यूनिट, मीटर क्यूब बाय मीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है, ये जीओआर आ गया। एरिया अंडर द कर्व से हमने क्या किया, हमने जीओआर पता कर लिया, बस एक एवरेज चीज निकालनी थी। ठीक है, तो ये हो गया 1300 बाय 500 दैट इज जीओआर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक क्या अच्छा सवाल था जो गेट में पूछा गया, लेकिन हम विदाउट द कंसेप्ट ऑफ कोई रिजर्वायर इंजीनियरिंग का, देखो हमने कोई कंसेप्ट यूज नहीं किया, हमने सिंपली क्या किया, एक ग्राफ को सॉल्व किया है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई बात ऐसी जो नहीं समझ में आई। फोर्थ क्वेश्चन जिसको गेट क्या हो गया 2019 में पूछा गया है, और ये सवाल क्या है, बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट इसमें फिर से दिया हुआ है। देखो समझना, इन एन ऑयल वेल प्रेशर जीओसी जो दिया हुआ है वो 2000 मीटर दिया हुआ है। मान लो ये आपका जीओसी है और ये कितना दिया हुआ है 2000 मीटर पे दिया हुआ है, और इस मीटर पे प्रेशर कितना बोल दिया है 205 बार प्रेशर बोला है एज सोन इन द प्रेशर। ठीक है, स्टैटिक ऑयल प्रेशर ग्रेडियंट कितना दिया हुआ है, ये मान लो ऑयल जोन है और इसमें ग्रेडियंट कितना दिया हुआ है 0.08 बार पर मीटर का ग्रेडियंट दिया हुआ है। ठीक है, अब एक बात समझना, एक बहुत अच्छी बात इसमें क्या बोली है, इसने क्या किया, कांस्टेंट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट दे दिया 1 बार। मतलब देखो पानी तो नीचे है, मतलब ये WOC है, लेकिन उसने क्या बोला कि यहाँ से लेके सरफेस तक एक कांस्टेंट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है 1 बार पर PSI का। मतलब जैसे इस सवाल में जो हमने x निकाला ना, एक तरीके से ये देखो, ये जो है ना, ये जो
ग्रेडियंट निकाले अलग अलग, उसने सब ग्रेडियंट का क्या किया, एवरेज आउट करके बोल दिया कि ये ग्रेडियंट क्या है, एक कांस्टेंट ग्रेडियंट है 0.1 बार पर मीटर प्रिवेल्स थ्रू आउट द सब सरफेस। मतलब क्या बोला कि यहां से लेके सरफेस तक प्रेशर ग्रेडियंट कितना है 0.1 psi, एक एवरेज वैल्यू बता दिया उसने या दे दिया उसने, ठीक है। मतलब वाटर का ग्रेडियंट नहीं दिया उसने क्या बोला, वाटर गैस जो भी चीजें हैं सबका ग्रेडियंट एवरेज करके क्या बोल दिया 0.1 psi बोल दिया। अब बोला है कि बताओ थिकनेस क्या होगा ऑयल कॉलम का। तो बात को समझना, उन्होंने क्या बोला कि मान लो एक ऑयल रिजर्वायर है और उस ऑयल रिजर्वायर का ग्रेडियंट उन्होंने दे दिया 0.08 बार पर मीटर, ठीक है। और उसके ऊपर उन्होंने बोला कि एक गैस का कॉलम है और ये आपका जीओसी है और इसकी डेप्थ नहीं बताई, इसकी क्या हुई, इसकी हाइट नहीं बताई, सीधा सीधी बोला ये 2000 मीटर पे प्रेशर कितना है 205 बार है। अब आपको बोला है कि थिकनेस बताओ, हाइट बताओ इसकी, और प्लस क्या किया, ये अगर मान लो सरफेस है तो उन्होंने बोला यहां से लेके मतलब नीचे से लेके इस सरफेस तक ग्रेडियंट क्या है 0.1 बार पर मीटर है। तो देखो अब मैं क्या कर सकता हूं उसकी हाइट पता करने के लिए, बात को समझने की कोशिश करना। मुझे बोला गया है इसकी हाइट बतानी है, इसकी हाइट बतानी है। मैं मान लेता हूं ये हाइट कितनी है h है, ये हाइट कितनी है h है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं प्रेशर पता कर लेता हूं इस पॉइंट पे। मतलब उन्होंने क्या बोला है, जीओसी पे प्रेशर दिया हुआ है 2000 मीटर पे गेज का प्रेशर दिया हुआ है और मुझे कॉलम की थिकनेस बतानी है। तो कॉलम की थिकनेस बताने के लिए मुझे इस पॉइंट पे प्रेशर चाहिए, मान लो PO चाहिए, ठीक है। और PO कहाँ है, ये मान लो 2000 प्लस H मीटर पे है, ठीक है। तो देखो इस जगह पे PO अगर मुझे चाहिए तो मैं PO क्या बोल सकता हूं कि प्रेशर होगा, मान लो एक तो यूनिफॉर्म ग्रेडियंट का PH अपॉन PA, मान लो ग्रेडियंट जो दिया हुआ वाटर का इनटू डेप्थ, तो ये कितना हो गया, मान लो ये ग्रेडियंट 0.1 इंटू 2000, तो दैट इज हो गया मेरे पास 200, सॉरी ये जो H दिया हुआ ये ग्रेडियंट यहाँ का हो गया, ये 2000 प्लस H आ गया, ठीक है। तो ये 200, ये क्या हो गया, ये आ गया मेरे पास 200 प्लस 0.1 H, PO आ गया इस पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो एक बात क्या बोला है, उसने 2000 पे प्रेशर बता दिया है कि 205 बार है। तो एक तरीके से मैं फिर एक PO निकाल सकता हूं, और बोल सकता हूं PO क्या है, प्रेशर एट GOC प्लस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द ऑयल, मतलब PdP अपॉन DH ऑयल इंटू डेप्थ ऑफ ऑयल कॉलम, जो कि क्या है H के बराबर है। तो मैं यहाँ GOC पे प्रेशर कितना है मेरे पास 205 बार है और ग्रेडियंट कितना दिया हुआ है इसका 0.08 दिया हुआ है, इंटू क्या हो गया H हो गया। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत? तो मैंने क्या किया, दो अलग मेथड से एक ही पॉइंट पे प्रेशर निकाल लिए। अब क्या कर दिया मैंने, ये प्रेशर और ये प्रेशर तो क्या है, बराबर है। तो मैं क्या बोल सकता हूं अब कि 205 प्लस 0.08 H इज नथिंग बट इक्वल टू, सॉरी ये 200 है ना, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे 200 है, इज इक्वल टू 200 प्लस 0.1 H। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया, 5 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 0.02 H। तो H मेरे पास कितना हो गया, 5 डिवाइडेड बाय 0.02, दैट इज 250 मीटर्स। तो यहां पर यह कंसेप्ट यूज किया कि दो एक ही पॉइंट पे मैंने क्या किया, दो अलग तरीके से प्रेशर निकालने की कोशिश की, उसके हिसाब से हमने क्या किया, हाइट निकाल लिया इन दोनों के बीच का। तो आंसर क्या आ गया, 250 psi प्रेशर आ गया। बात समझ में आई कैसे किया। तो मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर दिया हुआ है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर एक बार क्या किया, ये प्रेशर प्लस ये प्रेशर हो गया, और एक बार क्या किया, पूरा हाइड्रोस्टेटिक कॉलम का प्रेशर ही मेजर कर लिया।
तो ये क्या हो गया, मेरे पास प्रेशर आ गया। गेट 2019 में क्वेश्चन आया था, ये थोड़ा बहुत अच्छा सवाल था एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए। समझने की कोशिश करना कैसे। यहां पे क्या हो रहा है, अ प्लॉट ऑफ डिसॉल्व्ड गैस ऑयल रेशियो, मतलब आरएस और प्रेशर का प्लॉट बता दिया। ये प्लॉट तो मुझे पता है कि रिजर्वायर में जब तक बबल पॉइंट नहीं आएगा, आरएस यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, और फिर आरएस क्या होता है, डिक्रीज करता है जब पी रिजर्वायर लेस देन बबल पॉइंट होता है, और ये जब पी रिजर्वायर ग्रेटर देन बबल पॉइंट है। ये प्लॉट इन्होंने यहां दे दिया। अब इन्होंने डिफाइन किया आरएस को रेशियो ऑफ एसटीपी वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, ठीक है, डिसॉल्व्ड गैस विथ ऑयल प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ ऑयल एट एसटीपी एट गिवन थिंग। मतलब डिसॉल्व्ड गैस ऑयल रेशियो को इन्होंने कैसे डिफाइन किया, वॉल्यूम ऑफ ऑयल या गैस एट एसटीपी टू वॉल्यूम ऑफ ऑयल एट एसटीपी, ऐसे डिफाइन किया। फिर बोला कि फॉर द सेम ऑयल द प्लॉट ऑफ प्रोड्यूस्ड आरपी बताना है। अब मैंने कहा है आरएस और आरपी में अंतर है, बात समझ रही है। आरएस और आरपी बराबर हो सकते हैं जब रिजर्वायर का प्रेशर क्या होता है, बबल पॉइंट प्रेशर के बराबर होता है, लेकिन जब रिजर्वायर का प्रेशर बबल पॉइंट प्रेशर से नीचे होता है तब आरपी और आरएस दोनों ही क्या हो सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। लेकिन यहां पे आरपी जो इन्होंने डिफाइन किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, समझना। ये डिफाइन कर रहे हैं रेशियो ऑफ एसटीपी ऑफ गैस लिबरेटेड फ्रॉम ऑयल एट प्रेशर P टू वॉल्यूम ऑफ ऑयल एट STP, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑयल एट STP। तो देखना ये बोल रहा है कि रिजर्वायर में ये कह लो आरपी की जो वैल्यू है, आरएस की वैल्यू क्या होती है, आरएस की वैल्यू कांस्टेंट रहती है बबल पॉइंट प्रेशर से ऊपर तक, उसके बाद नीचे गिरती है। तो रिजर्वायर कंडीशंस पे अब ये आरपी की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो समझने की कोशिश करना, अगर मैं रिजर्वायर कंडीशन पे बोलूं तो मैं बोलूंगा इस वाले केस में, अगर मैं बोल रहा हूं तो जब तक मान लो गैस निकल नहीं रही है यहां तक, मतलब बबल पॉइंट प्रेशर तक, तो कोई गैस निकल के नहीं आ रही रिजर्वायर में, तो आरपी बबल पॉइंट तक क्या है, 0 है। पी रिजर्वायर जब तक बबल पॉइंट प्रेशर से ऊपर है तो आरपी रिजर्वायर में क्या है, 0 है, क्योंकि कोई भी गैस निकल के नहीं आ रही है रिजर्वायर में, ठीक है। अब आरपी की वैल्यू क्या होगी जब पी रिजर्वायर इज लेस देन बबल पॉइंट, तो जब पी रिजर्वायर कम होगा बबल पॉइंट से तो आरपी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा गैस क्या निकल के आ रही है, रिजर्वायर से निकल के आ रही है। यहां पे क्या किया, थोड़ा सा आरपी की वैल्यू को इसने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, बोला आरपी क्या है, द वॉल्यूम ऑफ गैस कह लो जो रिजर्वायर से निकल के आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूं तो मैं बोलूंगा बबल पॉइंट प्रेशर तक तो आरपी की वैल्यू क्या है, 0 होगी, ठीक है। और जब क्या है, पी रिजर्वायर क्या है, ग्रेटर देन बबल पॉइंट है, और आरपी की वैल्यू बढ़ेगी जब पी रिजर्वायर लेस देन बबल पॉइंट होगा। तो आंसर क्या हो गया मेरे लिए, बी हो गया, ठीक है। आरपी की वैल्यू बढ़ेगी, यहां पे क्या बोल रहा है, कांस्टेंट है, गिरेगी तो नहीं आरपी की वैल्यू। यहां बोल रहा है पहले क्या हो रही है, बढ़ रही है फिर गिर रही है, गिरेगी तो नहीं, ठीक है। यहां क्या हो रहा है, पहले गिर रही है फिर बढ़ रही है, नहीं, पहले तो आरपी है ही नहीं, पहले आरपी क्या है ही नहीं रिजर्वायर में, ठीक है, जब तक बबल पॉइंट प्रेशर तक नहीं पहुंचूंगा। तो आंसर क्या हो गया मेरा, बॉम्बे आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत इसको समझने में, ठीक है। 19 में पूछा गया है, उसमें पूछा है कि रिलेटिव डिक्लाइन रेट ऑफ ऑयल एंड गैस इज गिवन बाय, मतलब मान लो एक तरीके से अगर मैं इसको बोलूं तो ये कैसे लिखा हुआ है, a q की पावर b इज इक्वल टू -1/q dq/dt लिखा हुआ है। तो मैं बोल सकता हूं कि दिस इज d, बेसिकली d इज इक्वल टू a q की पावर b है, ठीक है, a q की पावर b है, ठीक है। अब मैं देखो यहां पे बोल रहा हूं वेयर Q इज ऑयल प्रोडक्शन रेट एंड A इज ग्रेटर देन 0। तो याद है हम इसी को क्या बोल रहे थे, एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसी को KQ की पावर N बोल रहे थे। तो
एक तरीके से A हमारा K के बराबर हो गया और N B के बराबर हो गया, यही बात है, एक तरीके से वही इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो अगर बोला है कि B और A कांस्टेंट है तो इक्वेशन फॉर हार्मोनिक डिक्लाइन कर्व में B की क्या वैल्यू होगी, तो मतलब N की क्या वैल्यू होगी। तो हार्मोनिक डिक्लाइन कर्व में मुझे पता है N की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, 1 होगी। ठीक है, 1 होगी तो हार्मोनिक डिक्लाइन कर्व है, तो आंसर क्या हो गया, बॉम्बे। इससे आसान सवाल आ सकता था क्या, नहीं आ सकता था। कंट्रोवर्सी हुई थी गेट 2019 में, गेट 2019 में, जहां पे गलती से गेट अथॉरिटीज ने क्या किया था, गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर की जो यूनिट है वो बैरल्स पर एसटीबी में लिख दी थी। ठीक है, इस वजह से क्या है, इस गलती की वजह से उनको अपना आंसर में करेक्शन करना पड़ा, और दोनों ही कंडीशंस के लिए हम देखेंगे उन्होंने क्या किया, इसको कंसीडर करके सॉल्व किया और अपना आंसर क्या किया, चेंज किया, रेंज उनको बढ़ानी पड़ी, ताकि मतलब दोनों ही बैरल्स पर एसटीबी को भी कंसीडर किया जा सकता है। और क्या हुआ, कुछ लोगों ने बैरल्स पर एसटीबी को क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, ये सोच के कि ये ट्रिक है, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जा रहा है गेट में, और उन्होंने बैरल्स पर एससीएफ में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, इस वैल्यू को डिवाइड कर दिया 5.615 से। तो अगर मैं 0.007 को अब डिवाइड कर देता हूँ 5.615 से, तो मेरे पास जो अब यूनिट आएगी वो बैरल पर एससीएफ में हो जाएगी। बस समझ आ रही है, तो इस तरीके से डिवाइड कर दिया उन्होंने, जो कि उनका भी तरीका क्या था, गलत था, ऐसा नहीं कर सकते हैं या ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बात समझ आ रही है, आप ऑयल को ऐसे ही गैस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या गैस की वो ऑयल में कन्वर्ट नहीं कर सकते जस्ट बाय 5.615 के फैक्टर से, नहीं। तो कहीं ना कहीं लेकिन क्या है, ये मतलब एक कैलकुलेशन पार्ट में एरर है, तो इस वजह से उन्होंने दोनों को कंसीडर किया। हम इसको देख लेते हैं, बात समझते हैं। उन्होंने देखो क्या बोला है कि इन एन एक्टिव एक्यूफर, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये समझने की कोशिश करना। उन्होंने एक एक्टिव एक्यूफर बोल दिया। ठीक है, एक एक्टिव एक्यूफर है, ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड द रेट ऑफ प्रोडक्शन एंड रिजर्वायर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब क्या है, इतना अच्छा एक्यूफर है कि प्रेशर में चेंज आ ही नहीं रहा, मतलब डेल्टा पी क्या हो गया है, 0 हो गया। और अगर डेल्टा पी देखो दोस्तों, अगर 0 हो गया, डेल्टा पी ही अगर 0 हो गया, ठीक है, तो अब अगर मैं इक्वेशन ये वाला अगर देखता हूं, मैं मान लो मटेरियल बैलेंस इक्वेशन अगर देखता हूं, अगर डेल्टा पी ही 0 हो गया, डेल्टा पी ही अगर 0 हो गया, तो इस साइड में अगर आप देखोगे तो आप क्या देखते हो, ये भी 0 हो गया, ये भी कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर सकते हो, चेंज इन प्रेशर नहीं हो रहा तो सेम है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ये सारी मतलब पूरा का पूरा प्रेशर मेंटेनेंस सिर्फ और सिर्फ एक्यूफर की वजह से हो रहा है। तो अब मैं इक्वेशन मेरी रिड्यूस होकर यहाँ क्या हो जाती है, इस पर्टिकुलर केस के लिए, तो मैं बोल सकता हूं इस वाले केस में मेरा क्या हो गया, अगर मैं कंप्लीट मटेरियल बैलेंस इक्वेशन पहले समझना लिखता हूं, तो मैं लिखता हूं, मान लो मैंने क्या लिख दिया, अब मेरे लिए इक्वेशन रिड्यूस होकर कहाँ हो जाएगी, NPBO प्लस RP माइनस RS इंटू PG। यहां पे देखो, यहां पे चेंज नहीं हो रहा, ये गैस जो सरफेस पे आ रही है, फ्री गैस आ रही है, वो अलग आ रही है, इज इक्वल टू सीधा सीधी क्या हो गया, WE के बराबर हो गया। ये यहां पे ये बात बोल दिया कि रिमेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, चेंज इन प्रेशर तो हो ही नहीं रहा। तो एक्सपेंशन ऑफ ऑयल खत्म हो गया, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन द गैस कैप खत्म हो गया, एक्सपेंशन ऑफ रॉक या लिक्विड एक्सपेंशन खत्म हो गया, बिकॉज चेंज इन प्रेशर ही नहीं है। चेंज इन प्रेशर नहीं है तो BO कहां से चेंज करेगा, RS कहां से चेंज करेगा। पास में लिखिए। अब आप बोलोगे सर ये RP वाला क्यों फैक्टर ले रहे हो आप, ये इसलिए ले रहे हैं दोस्तों क्योंकि अगर मान लेते हैं वो रिजर्वायर में पहले से कुछ गैस अगर थी तो वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, अब प्रेशर चेंज नहीं हो रहा रिजर्वायर का, तो चेंज नहीं आ रहा, बात समझ आ गई। ये चीज हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। अब क्या हो गया, तो वाटर इनफ्लक्स इनटू द रिजर्वायर फ्रॉम द एक्यूफर इज 6000 बैरल्स पर डे। मतलब WE की वैल्यू उन्होंने क्या बोल दी, 6000 बैरल्स पर डे बोल दी, ठीक है, 6000 बैरल्स पर डे बोल दी। और सरफेस ऑयल और वाटर प्रोडक्शन रेट कितना दिया, वाटर प्रोडक्शन यहां दे दिया, तो मैं यहां करूंगा, मैं यहां वाटर प्रोडक्शन भी इंक्लूड कर देता हूं क्योंकि इन्होंने वाटर प्रोडक्शन यहां दिया है, तो WPBW यहां ऐड हो गया। तो सरफेस पे रेट कितना है, NP कितना है मेरे पास,
मैं बोलता हूँ NP की वैल्यू है मेरे पास अराउंड 3000 STB पर डे और वाटर की रेट कितना है 1500, तो ये हो गया 3000 STB पर डे है सरफेस पे, और वाटर प्रोडक्शन कितना है 1500 STB पर डे है। ये भी यहाँ तक ले लिया मैंने, कंसिडर कर लिया। अब क्या है, उन्होंने बोला है करंट प्रोडक्शन गैस ऑयल रेशियो कितना है 825, मतलब RP की वैल्यू कितनी हो गई 825 SCF पर STB दे रखी है उन्होंने, देखो यूनिट यही दे रखी है। और फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर ऑफ एट करंट प्रेशर ऑफ ऑयल एंड वाटर एंड गैस ये दे रखा है, ऑयल का कितना दे रखा है BO दे रखा है, BW दे रखा है और BG भी दे रखा है। अब देखो समझना, BO की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने बैरल्स पर डे में 1.375 बैरल्स पर STB, ठीक है। वाटर की कितनी दे रखी है 1.04, दैट इज 1.04 बैरल्स पर STB, और फिर गैस की कितनी दी हुई है 0.07। अब देखो 0.07 मैंने लिखा, यूनिट क्या दे रखी है बैरल पर STB, तो यहाँ पे थोड़ी सी क्या हो गई गलती हो गई, ये STB नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर ये STB होगा ना दोस्तों तो आप देखोगे यूनिट बैलेंस नहीं होगी ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसको किस में होना चाहिए था, इसको बैरल पर SCF में होना चाहिए था, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ कि कुछ लोगों ने क्या किया, इसको एज इट इज ही यूज कर लिया, और कुछ लोगों ने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया बैरल पर SCF में, ठीक है। तो उनका सॉल्यूशन भी सही माना गया, और जिन्होंने यही वैल्यू ले ली थी उनका सॉल्यूशन भी सही माना गया। तो मतलब एक तरीके से देखो इसमें दो केस बन गए दोस्तों। कुछ लोगों ने क्या किया, BG की वैल्यू 0.007 बैरल पर STB लेके ही सॉल्व कर दी, लेकिन उसके हिसाब से यूनिट बैलेंस नहीं होगी, हम देखेंगे कैसे। और कुछ लोगों ने दूसरा केस क्या बना, BG को क्या किया 0.07 को डिवाइड कर दिया 5.615 से, तो वो उन्होंने क्या लिया 1.246 इंटू 10 की पावर -3 बैरल पर SCF में ले लिया, ठीक है। ये वाली वैल्यू लेके उन्होंने कर दिया। तो दोनों ही आंसर गेट ने क्या किए, सही किए, क्योंकि एक में यूनिट बैलेंस नहीं हो रही और दूसरे में यूनिट बैलेंस हो रही है, तो ये तरीका थोड़ा सा क्या है गलत सा लगता है, ठीक है। अब समझते हैं, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम निकालते हैं। तो मान लो NP मुझे कितना दिया हुआ है 3000 दिया हुआ है, तो मैंने लिख दिया NP की जगह मैंने क्या लिख दिया 3000 लिख दिया। B0 की वैल्यू देखो क्या लिखी है, B0 की वैल्यू मुझे दे रखी है 1.375, दैट इज 1.375 प्लस RP मुझे दिया हुआ है, RP कितना दिया हुआ है मुझे 825 माइनस RS तो निकालना है। अब BG के देखो एक सेकेंड के लिए, BG के अगर मैं यूनिट बैरल्स पर डे में लेता हूं तो ये कितना है SCF, ये क्या है SCF पर STB में है, इनटू जब मैं इसको बैरल पर STB से कर देता हूं तो यूनिट बैलेंस नहीं हो रही। BG से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0.007 अगर लेंगे तो यूनिट बैलेंस नहीं हो रही, कट नहीं रहा, बात समझ में आ रही है। इसको अगर वही पे क्या होता है SCF पर STB, ये तो RS की यूनिट है, इनटू बैरल्स पर SCF होना चाहिए था, तो ये कट जाता और बैरल क्या होती SCF पर STB में आता, तो मेरे पास आंसर रिजर्वायर बैरल्स में आ जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे यूनिट बैलेंस नहीं हो रही, ठीक है। तो अभी के लिए यूनिट बैलेंस नहीं हो रही और हम इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। प्लस में क्या कर दूं, वाटर का प्रोडक्शन उन्होंने दे रखा है 1500 इनटू फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर कितना दे रखा है 1.04, तो 1.04 मैंने ले लिया, ठीक है, इज इक्वल टू गैस वाटर इनफ्लक्स दैट इज 6000 है, ठीक है। तो ये पहला केस हम बना रहे हैं, ठीक है। तो इससे मेरे पास आंसर कितना आ जाता है, मैं बोलता हूं ये सॉल्व पूरा करूंगा तो कितना आ जाएगा, मान लो आप ले लो 3000 इंटू 1.375 दैट इज 4125 प्लस
3000 into 0.007 that is 21,825 minus RS is equal to हो गया मेरे पास 6000 minus 1500 into 1.04 that is 4440। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, सीधा सीधी RS की वैल्यू लिख देता हूँ, दैट इज कितनी हो जाएगी 4410 4125 कर दो माइनस, और 25 माइनस कर दिया, ये हो गया, और इधर हो जाएगा 21 इंटू 825 माइनस आंसर, ये आ गया डिवाइडेड बाय 21। तो RS की वैल्यू क्या आ गई 810 SCF पर STB में आ गई। तो एक तो क्या हो गई वैल्यू मेरे पास, मान लो एक जो आंसर है वो ये आ गया। जब मैंने क्या किया, RS की यूनिट को कंसीडर नहीं किया। अब कुछ लोगों ने क्या किया, यूनिट को कंसीडर किया, और वो क्या करेंगे, वो ये वाली PG की यूनिट यूज कर लेंगे। तो देखना आंसर क्या आता है, ठीक है, ये वाली PG की यूनिट कंसीडर कर लेंगे। तो पहले गेट ने जो आंसर दिया था ना, वो इसके अकॉर्डिंग रेंज दी थी। तो कुछ लोगों ने चैलेंज किया, ठीक है, कि आपकी यूनिट बैलेंस नहीं हो रही, और हमने इस तरीके से कन्वर्ट करके निकाला है। तो उनका कुछ आंसर आया, तो गेट ने फिर उसको कंसीडर किया। देखो कैसे। अब मैं क्या करूंगा, वापस से इसी इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, जहां पे मैं लिख देता हूं वापस से 3000, सेम चीज है 1.375 प्लस 825 माइनस RS। अब मैं जो PG की यूनिट मैंने क्या किया, जो कन्वर्जन करके निकाली है, दैट इज 1.246, दैट इज 1.246 इंटू 10 की पावर -3। अब इससे क्या हो रहा है, यूनिट बैलेंस हो जा रही है, इससे यूनिट बैलेंस हो जा रही है, ठीक है। प्लस मैंने क्या किया 1500 इंटू 1.04 सेम रहने दिया, इज इक्वल टू 6000 बोल दिया। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, वापस से 4125 प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है 1.246 इंटू 10 की पावर -3 825 माइनस RS इज इक्वल टू हो जाता है वापस से 4440। ठीक है, तो वापस से कर लेते हैं 4440 माइनस 4125, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय 1.246 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो ये आ गया इतना। ठीक है, कहाँ गलती कर रहे हैं, अच्छा इसको 3000 से मल्टीप्लाई नहीं किया, सॉरी। ठीक है, ये हो गया कितना 1.246 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 3000, ये करना भूल गए। दैट इज यहाँ पे क्या हो रहा है 3.738 आ गया। ठीक है, अब ये कर लेंगे 4440 माइनस 4125। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो गया 3.738 हो गया। ठीक है, ये आ गया, और ये क्या हो जाएगा RS इधर गया, तो RP में 825 माइनस आंसर हो गया। तो अब RS की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 740.7 SCF पर STB में आ गई। अब यूनिट, अब वैल्यू क्या आ गई, इसके अकॉर्डिंग जिसने ये लेके बनाया BG, जिससे यूनिट बैलेंस हो रही है, उनके अकॉर्डिंग आंसर कितना आया 740, और जिन्होंने जो गेट में दे दिया तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आया 810। इसीलिए गेट ने क्या किया, दोनों के आंसर को कंसीडर किया, 740 वाले आंसर को भी कंसीडर किया, 810 वाले आंसर को भी कंसीडर किया, और रेंज बढ़ा के क्या करी 735 से 815 तक की रेंज कंसीडर की, ताकि दोनों के आंसर सही हो जाएं। तो गेट ने ये आंसर भी सही माना और ये आंसर भी सही माना। बात समझ आ रही है। जस्ट क्या हो गया, एक छोटी सी मिस्टेक गेट में क्या हो गई कि उन्होंने इसकी यूनिट बैरल पर SCF देने के बजाय बैरल्स पर STB दे दी। कोई दिक्कत?